Hello students, welcome back to 3D Geometry. 3D Geometry में we are doing plane and in this video I am going to discuss about the things which happens when we have two planes. पहले हमने सिंगल प्लेन के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्लेन और एक पॉइंट के बारे में पढ़ा. Now we are going for two planes. But two planes के पहले let's discuss about the two lines. And if there are two lines, so there are so many things that we used to find. And the first one was angle between the lines. Second one was angle के साथ ही parallel का condition, perpendicular का condition and coincident का condition. Then what else? We used to find अगर parallel हैं तो उनके बीच का distance. This is what you used to find. Then coincident के बाद what else? Second level पे we used to find angular bisector. We used to find angular bisector. And third, we used to find any line passing through intersection of these two lines, and that was called family of lines. So this is basically family of lines. तो टू प्लेन्स के केस में these many things we used to find, and before that point of intersection if they are not parallel. So दो लाइन्स अगर होते थे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते थे. बहुत ही सिंपल सा तरीका था. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द 2D नॉट 3D. सिंपल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर बोलो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप के दो लाइन्स है. फिर उनके बीच का एंगल, फिर अगर वो पैरेलल है तो उसका कंडीशन क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस. फिर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा. परपेंडिकुलर है तो कट करेगा. फिर अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उनका कंडीशन क्या होगा, फिर एंगुलर बाइसेक्टर और फिर फैमिली ऑफ लाइन. इन द वेरी सेम वे व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन टू प्लेन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, yes, actually not exactly point of intersection, there will be line of intersection. देखो एक प्लेन, ये दोनों प्लेन अगर मीट कर रहे हैं एक दूसरे को तो they are intersecting at all these points if you see, and this is called line of intersection. So point of intersection की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, line of intersection, and then you get angle between the lines, parallel, perpendicular, everything we are going to find. जो point of intersection है that is actually line of intersection. So that we are going to do last, but first we are going to find angle between two planes. अब प्लेस आपको दो अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं. नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू मिक्स वेक्टर एंड 3D बोथ, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन अब आपको वेक्टर फॉर्म में भी पता है और 3D फॉर्म में भी पता है. So if the planes are a1x plus b1y plus c1z plus d1 and second plane a2 b2 c2 d2, अगर ये केस है तो इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे. एंगल फाइंड करने के लिए 2D में हमें स्लोप चाहिए होता था, एंड द फॉर्मूला वाज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड वॉज tan थीटा अक्यूट. या फिर एक और फॉर्मूला था a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2. बट इन केस ऑफ 3D स्लोप नहीं होता है. स्लोप की जगह क्या मिलता है, व्हाट डू वी हैव फॉर डायरेक्शन इन 3D. 3D में डायरेक्शन के लिए वी हैव डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो, मतलब डीसी या डीआर. बट प्लेन का तो डीआर होता ही नहीं. ओके, प्लेन का डीआर नहीं है, प्लेन के नॉर्मल का डीआर तो है हमारे पास. और फर्स्ट वाले प्लेन के नॉर्मल का डीआर क्या है, व्हाट इज डीआर ऑफ नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, एंड दिस यू शुड आंसर इन 0 सेकेंड एक्चुअली, बिकॉज एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग कि 3D में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा. पहला पॉइंट था dr is vector which in turns gives out to कि dc will be unit vector.
सेकेंड पॉइंट वॉज प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो उसके नॉर्मल के डीआर होते हैं, जो मैंने यहां लिखा हुआ था अभी तक। इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है दे आर डीआर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो हमें प्लेन के नॉर्मल का डीआर पता है, तो हम नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल अगर फाइंड कर सकते हैं तो क्या प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं? एक्चुअली बोथ आर सेम। अब 3D में तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऐसे दिखा नहीं सकता मैं, सो लेट मी शो यू ऑन 2D ओनली। सपोज दीज आर टू लाइंस, इनके बीच का एंगल इफ आई से कि 30 डिग्री है तो आई कैन से उनके बीच का एंगल 150 इज ऑल्सो देयर। Now I am going to draw a line perpendicular to first line. You see this? And perpendicular to second line. That is this. Now what are the angles between these blue lines? Pause करो वीडियो और फाइंड करो ये ब्लू लाइंस के बीच का एंगल क्या है। I am going to show you. ये एंगल 30 होगा, ये 90 हो गए तो ये 30 के बाद 150 होगा, क्योंकि टोटल एंगल हैज टू बी 360, क्वाड्रिलेटरल है। तो इफ दिस इज 150 देन दिस एंगल विल बी अगेन 30। सो ब्लैक लाइंस का एंगल 30 एंड 150, ब्लू लाइन का एंगल भी 30 और 150 ही है। मतलब टू लाइंस के बीच का एंगल विल बी सेम एज उन लाइंस के नॉर्मल्स के बीच का एंगल। सेम गोज फॉर 3D ऑल्सो, कि प्लेन्स के बीच का एंगल विल बी सेम एज उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल। सो एंगल बिटवीन प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन नॉर्मल्स। Angle between planes will be same as angle between normals, and that will be given by cos theta equal to, अब मुझे पास दो डायरेक्शन रेशियोज हैं। फर्स्ट इज a1 b1 c1, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, d का कोई काम नहीं है। डायरेक्शन के लिए देयर इज नो यूज ऑफ d। जैसे लाइन भी इन द इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में डायरेक्शन के लिए, स्लोप के लिए c का कोई यूज नहीं था। डायरेक्शन वाज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू माइनस a by b, but and at the same time you can see कि c is not useful for the direction, इसलिए यहां भी d is not useful for direction, only a1 b1 c1, और दूसरे का dr a2 b2 c2। तो dr तो हमें पता चल गए, बट एंगल कैसे फाइंड करें? सिंपल। फर्स्ट पॉइंट क्या था? dr इज बेसिकली वेक्टर, और वेक्टर अगर आपको पता चल गया देयर आर टू वेक्टर्स a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। ये वेक्टर कैसे हुए भाई? वो नॉर्मल का dr है और dr है तो वेक्टर है, ये फर्स्ट पॉइंट बताया था। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तो फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट इज पहला वेक्टर है a1 b1 c1 एंड सेकेंड वेक्टर इज a2 b2 c2। अब इनके बीच का एंगल कैसे मिलेगा? a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। फर्स्ट वेक्टर है a1 b1 c1 एंड सेकेंड इज a2 b2 c2। सिंपल। कैलकुलेट करते हैं जरा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय इसका मॉड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और सेकेंड का मॉड अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा मिल गया तो थीटा मिल गया। So this way we find angle between two planes. अब प्लेन्स की बात कर रहे हैं, so let's say प्लेन का इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है, that is r dot n1 equal to d1 and r dot n2 equal to d2. r dot n1 equal to d1 and r dot n2 equal to d2. Now what is this?
R dot N1 equal to D1 is the first plane and R dot N2 equal to D2 is the second plane. ये दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे? थिंक ऑफ इट. द फर्स्ट प्लेन is normal to N1. The second plane is normal to N2. And so the angle between them, that is cos theta, will be N1 dot N2 upon mod N1 mod N2. Simple. Now what is the relation between this and this? Actually they are same. ये जो A1 B1 C1 है ये नॉर्मल का ही तो dr था, मतलब नॉर्मल वेक्टर ही था, मतलब N1 ही है. ये A2 B2 C2 is basically coefficients of x y z in second plane. Coefficient of x y z मतलब dr of normal, dr of normal मतलब वेक्टर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल वेक्टर मतलब N2. तो सेम है N1 डॉट N2 अपॉन मॉड N1 सॉरी mod N1 mod N2. So these two are exactly same. There is no difference at all. Now suppose we have a particular case कि भाई प्लेन्स आपस में पैरेलल है. प्लेन्स अगर आपस में पैरेलल है तो क्या होगा? प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो थीटा का वैल्यू 0 या 180 होगा. cos 0 का वैल्यू 1 और cos 180 का वैल्यू -1, तो इसका वैल्यू +-1 होना चाहिए. बट एक्चुअली स्पीक टेलिंग यू, तो दैट इज नॉट नीडेड. तो द आइडिया इज कि कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए cos थीटा इक्वल टू 1 या -1 लाने की जरूरत नहीं है. सिंपली यू कैन से सॉरी कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स एक्चुअली. तो अगर प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं मतलब नॉर्मल्स भी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि प्लेन्स के बीच का एंगल और नॉर्मल्स के बीच का एंगल सेम होता है. तो इफ प्लेन्स आर पैरेलल मींस नॉर्मल्स आर पैरेलल. नॉर्मल्स आर पैरेलल मतलब dr आर पैरेलल, मतलब A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. Same as in 2D. 2D में पैरेलल का कंडीशन था M1 equal to M2 और सेकंड कंडीशन था A1 by A2 equal to B1 by B2. तो वही यहां पे यूज करेंगे. A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 आ जाएगा. अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो क्या करोगे? भाई नॉर्मल्स आपस में पैरेलल है, नॉर्मल्स आपस में पैरेलल हैं मतलब N1 N2 आपस में पैरेलल हैं. इसका मतलब N1 इक्वल्स टू लैम्डा N2. दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो A इक्वल टू लैम्डा B होता है. कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स, अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो थीटा का वैल्यू 90 होगा. थीटा का वैल्यू 90 होगा मतलब cos थीटा का वैल्यू 0 होगा और cos थीटा का वैल्यू 0 होगा मतलब न्यूमरेटर 0 होगा और न्यूमरेटर 0 होने का मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. एंड दिस इज अगेन एग्जैक्टली सेम एज 2D. 2D में लाइंस के बीच का एंगल 90 का कंडीशन क्या था? द फर्स्ट कंडीशन वाज M1 M2 इक्वल टू -1, बट स्लोप तो यहां पे आता नहीं है, यहां तो DC dr आते हैं. और दूसरा कंडीशन क्या था? A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0. 2D में लाइंस में अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो द अदर कंडीशन वाज A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0. इन द वेरी सेम वे वी हैव A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 इन 3D. और अगर इसकी बात करें वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में न्यूमरेटर 0 मतलब N1 डॉट N2 इक्वल टू 0. और फाइनली कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट प्लेन. कोइंसिडेंट प्लेन के लिए क्या होगा कंडीशन?
कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन था a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 and this would be a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. ये तो पैरेलल हो गया. इक्वल टू d1 by d2 भी ले लो. दैट इज कंडीशन फॉर कोइंसिडेंस. दो प्लेस कोइंसाइड करेंगे. और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो क्या होगा? बोथ शुड बी एग्जैक्टली सेम. सो आई विल से n1 इक्वल टू n2 लिखना इज नॉट ए गुड आइडिया. सो लेट मी से कि n1 कैप इक्वल टू n2 कैप. और आई विल से कि क्वेश्चन में n1 इज पैरेलल टू n2 और साथ में इसका जो रेशियो है n1 by n2 का सेम रेशियो होना चाहिए d1 by d2 का. The ratio that n1 by n2 have the same ratio should be this. तो n1 parallel to n2 की जगह let me write n1 by n2 equals to d1 by d2. Now this is a very typical concept. n1 और n2 का रेशियो जैसा कुछ होता नहीं है. There is no such thing as vectors का डिवीजन. But अगर ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, इफ दे आर कोइंसाइडिंग, अगर कोइंसाइड करेंगे तो n1 n2 आपस में पैरेलल ही होंगे, सेम होंगे, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल होगा. इसलिए आई हैव रिटन n1 by n2 और n1 by n2 का मतलब बेसिकली सिंपल एक सिंगल नंबर आएगा. दैट विल नॉट बी अ वेक्टर, क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो n1 by n2 विल बी लैम्डा एंड दैट शुड इक्वल टू d1 by d2 ऑल्सो. तो n1 by n2 का मतलब क्या हो गया? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, क्योंकि वही n1 है. और इक्वल टू d1 by d2 मतलब कंप्लीटली मैच कर गया. सो दिस इज द कंडीशन फॉर parallel and perpendicular along with angle between the two planes actually. तो दो प्लेन के बीच का एंगल हो गया, उसका पैरेलल का कंडीशन हो गया, परपेंडिकुलर का कंडीशन हो गया और कोइंसाइड का कंडीशन हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड कंटिन्यू विद दिस. ओके, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. लेट्स हैव x plus 2y plus 3z equals to alpha. Second is 2x. आगे कौन बता सकते हैं? I am going to write 3 planes and all these 3 planes you already know. Think of it. Pause the video and write the 3 planes. Let me see who remember what. And second will be this. You remember something? This is standard 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2. These are the 3 triplets that I basically always use. So these are basically 3 planes. The first question is angle between 1 and 2. फर्स्ट और सेकेंड के बीच का एंगल फाइंड करना है. तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच का एंगल फाइंड करना है तो दैट विल बी गिवन बाय cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट 1 plus 4 5 plus 9 14 and 4 plus 9 13 plus 1 14. That gives me what? That gives me 5 by 14. ये cos थीटा का वैल्यू है, मतलब आपको थीटा मिल गया cos इनवर्स 5 by 14. That is the angle between the first two planes. इसमें let me say कि lambda x plus this. Second question है find lambda if 2 and 3 are perpendicular.
If plane 2 and plane 3 are perpendicular, then find the value of lambda. पॉज करो, सॉल्व करो. परपेंडिकुलर के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. तो दैट गिव्स मी 2 लैम्डा प्लस 3 minus 2 equal to 0. So lambda comes out to be minus 1/2. Then if I say कि what is the value of lambda, find lambda. ये if है. Find lambda if 1 and 3 are parallel. अगर 1 और 3 प्लेन 1 और प्लेन 3 पैरेलल हैं तो a1 by a2 मतलब 1 by लैम्डा इक्वल टू b1 by b2 मतलब 2 by 1. तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 1 by 2. नो, this is not a condition. Condition is a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. And this gives me, this is not possible, so no value of lambda. तो ये पैरेलल तो हो ही नहीं सकते. आप कोई भी वैल्यू ऑफ लैम्डा ले लो, these two planes cannot be parallel. Now see कि जो constant values है अल्फा बीटा गामा, they does not matter when we talk about the direction, when we talk about the angle, because ultimately direction is defined by only a, b and c, that is coefficients of x, y, z. बाकी के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता है. So that is one example of angle. अब as I said कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल भी फाइंड करना होता है. तो 2D की बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 फर्स्ट प्लेन होगा. एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 विल बी द सेकेंड प्लेन. वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. बट डिस्टेंस बिटवीन की बात करेंगे तो वो प्लेन दोनों पैरेलल होने चाहिए. बिकॉज नॉन पैरेलल प्लेन है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा एज इन द केस ऑफ लाइन. सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन की बात ही हमें करनी चाहिए. और अगर पैरेलल प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 शुड बी इक्वल टू c1 by c2. तो एक काम करते हैं, सेम ही कर देते हैं. These are the two planes. The only difference are these two are different. बाकी सब सेम है. So if you remember, तो लाइन में था ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0. These were two parallel lines. और इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला था c1 minus c2 का mod upon under root a square plus b square. In the very same way, सोचो यहां क्या होगा. तो the distance will be given by d1 minus d2 का mod upon under root a square plus b square plus c square. A square plus b square plus c square. That is the distance between parallel planes. Now suppose if it goes like example, एक example लेते हैं. 2x plus 3y minus z equal to 1 and 4x plus 6y minus 2z equals to 5. Now we have to find the distance between these two. So distance between these two will be c1 minus c2 का mod upon under root a square plus b square plus c square. c1 minus c2 is minus 4 upon under root a square plus b square plus c square. But no, this is not correct. This is actually wrong. Because अच्छा ये बताओ ए बी सी ये वाला क्यों यूज किया, नीचे वाला क्यों नहीं यूज किया. वी कैन ऑल्सो से दिस इज ए बी सी.
सो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दोनों प्लेस में एबीसी तो सेम होने चाहिए टू यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एबीसी सेम होना चाहिए। तो एबीसी अगर मुझे सेम रखना है तो आई विल से कि लेट मी कन्वर्ट दिस टू 4x प्लस 6y माइनस 2z इक्वल्स टू 2। बिकॉज या तो इसको 2 से डिवाइड करो तो मैच करेगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। डिवाइड करने में लेफ्ट साइड तो अच्छा है, राइट साइड में फ्रैक्शन आ जाएगा, तो अवॉइड फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई टू। नाउ आई कैन से कि दिस इज नॉट देयर, ओनली दीज टू लाइन्स आर देयर, and so the distance will be 2 minus 5 का mod upon under root 16 plus 36 plus 4, that is 3 by under root 56. That I can say 3 by 2 root 14. That's okay. So that is the formula for distance between two places. Now I am going to give one more example. Example is r dot 2 3 minus 1 equal to 1 and r dot 4 6 minus 2 equal to 5. ये दो प्लेन्स हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा? पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व इट. आई एम गोइंग टू टेल यू. एज आई सेड कि n1 अगर लाइन्स पैरेलल, अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो n1 विल बी लैम्डा n2, मतलब n1 by n2 विल बी अ कांस्टेंट. n1 by n2 देख रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 by 2 1 by 2 1 by 2. इसका मतलब दे आर पैरेलल बट इज नॉट इक्वल टू d1 by d2. n1 by n2 1 by 2 आया, d1 by d2 1 by 5 आया, कंडीशन मैच नहीं किया, मतलब कोइंसिडेंट नहीं है लेकिन पैरेलल है. पैरेलल है इसका मतलब एंगल फाइंड कर सकते, सॉरी एंगल 0 होगा. और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ? So that is exactly same as this. There is no difference at all. Just you have to make sure that दोनों में A B C same हो. A B C same करने का मतलब I am going to rewrite it as R dot 4 6 minus 2 equal to 2. Now what? Now that will be d1 minus d2 upon under root 16 plus 36 plus 4 का mod. Now let me tell you what I actually prefer in equation of place. That if we are given this, you convert it to this. देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है. ये 2x plus 3y minus z equal to 1 और ये 4x plus 6y minus 2z equal to 5. These two are exactly same. So what I prefer कि अगर आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, r को x y z रखो तो 4x 6y minus 2z equal to 5, काम खत्म. वो इक्वेशन 3D में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यू विल बी लॉट मोर कंफर्टेबल. बिकॉज लाइन हमने बहुत टाइम किया है, लाइन हमें काफी सारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन लाइन भरा हुआ था. एवरीवेयर देयर वाज लाइन, और लाइन से वी आर सो मच कंफर्टेबल विद ax plus by plus c equal to 0. तो जब ax plus by plus c से कंफर्टेबल हैं तो वाई नॉट यूज ax plus by plus cz plus d इन प्लेन. तो प्लेन में भी वेक्टर फॉर्म की जगह 3D वाला फॉर्म इज मोर कंफर्टेबल, विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू. दैट इज माई आइडिया. अगर आपको इसी में कंफर्टेबल है आई डोंट माइंड, बट आई प्रेफर कि यू यूज 3D वाला फॉर्म इन केस ऑफ वेक्टर. वेक्टर में अगर प्लेन का इक्वेशन दिया है तो आप उसको 3D में कन्वर्ट कर लो एंड यू विल बी एबल टू डू फार बेटर दैन द केस ऑफ वेक्टर. वेक्टर में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है क्योंकि n दोनों का सेम करना ध्यान नहीं रहता है. पैरेलल है, काम खत्म, n1 by n2. वो गलती आप यहां भी करते जैसे यहां पे हुआ था 1 minus 5 is -4. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. तो यहां पे वो सेम मिस्टेक ही होने वाली है. बट अगर लाइंस को 3D में प्लेन को 3D में कन्वर्ट कर लोगे तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. सो दैट वुड बी प्रेफरेबल. बाकी व्हाटएवर यू लाइक.
So that is one example, and distance between the parallel planes. Let's continue for some more concepts. Okay, one more example. Let's say 2x plus 3y plus 4z equal to 1. Find a plane at a distance 2 from this. You have to find a plane at a distance 2 from this plane. प्लेन से 2 डिस्टेंस पे प्लेन फाइंड करना है, मतलब इट हैज टू बी पैरेलल, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं हुआ तो डिस्टेंस 2 नहीं हो सकता. इसका मतलब फॉर दिस यू हैव टू नो कि पैरेलल प्लेन क्या होगा. लाइन में इक्वेशन इफ यू रिमेंबर, एंड ऑब्वियसली यू डू, क्योंकि अगर ये लाइन का इक्वेशन नहीं याद है तो दिस इज नो यूज, कोई फायदा नहीं होगा ये चैप्टर पढ़ने का. लाइन तो आपको सबको पता ही होता है वैसे भी. सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन था. इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन इफ यू रिमेंबर दैट वाज ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश था, और लेट मी राइट डी टू अवॉइड द कंफ्यूजन. मतलब पैरेलल लाइन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होता है. और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो पैरेलल लाइंस के लिए सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म चेंज होता है. अगर 3 डिग्री की बात है तो सिर्फ 3 डिग्री वाला टर्म चेंज होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री चेंज नहीं होगा. अगर मैं बोलो सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है तो 3 डिग्री में आप क्या करोगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सब चेंज करोगे. नो, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म चेंज होता है, सॉरी सेम रहता है, बाकी सब चेंज हो जाते हैं. तो यहां पे हाईएस्ट सेम रहा. सिमिलरली जब प्लेन की बात आएगी तो प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. तो उसके पैरेलल प्लेन हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. तो ये हो गया पैरेलल प्लेन. वापस आते हैं लाइन पे. लाइन की बात करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन था bx माइनस ए वाई प्लस म्यू. ए और बी को इंटरचेंज करते थे, किसी एक का साइन चेंज करते थे और कांस्टेंट भी चेंज करते थे. बट यहां ऐसा कुछ नहीं होगा प्लेन में, क्योंकि एक लाइन के परपेंडिकुलर एक पर्टिकुलर स्लोप की ही लाइंस होंगी. अब वो मूव करेगा तो कांस्टेंट चेंज होगा लेकिन स्लोप चेंज नहीं होगा. जबकि एक प्लेन के परपेंडिकुलर दिस, अब ये शिफ्ट तो हम कर ही सकते हैं एनी टाइम, बट साथ में ये सारे प्लेन रोटेट भी कर सकते हैं. तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर दे आर इन्फिनिट स्क्वायर प्लेन, इन्फिनिट डायरेक्शंस एंड इन्फिनिट प्लेसेस. सो परपेंडिकुलर टू प्लेन का कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, वो आएगा बिकॉज साथ में कोई और कंडीशन भी होगा. वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस बट अलोंग विद वन मोर कंडीशन. सो दिस इज plane parallel to given plane. तो प्लेन का इक्वेशन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन इज गिवन बाय दिस. सो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आई विल से इसके डिस्टेंस 2 है, मतलब पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल होना चाहिए तो इट हैज टू बी लाइक दिस. पैरेलल प्लेन के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म सेम रखना है, बाकी सब चेंज हो जाएगा. तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ये था, ये 1 डिग्री के टर्म्स है, और ये 0 डिग्री है तो चेंज कर दे. नाउ वी नो दैट कि इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, तो ये 2 कैसे मिलेगा, दैट इज 1 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. चलो फाइंड करो लैम्डा का वैल्यू, पॉज करो वीडियो को और लैम्डा का वैल्यू फाइंड करो. आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड दैट इज रॉन्ग. यहां मॉड भी लगाना होता है, C1 माइनस C2 का मॉड होता है. आपका एक ही आंसर आया होगा, जबकि देयर आर 2 आंसर्स. 2 रूट 41 नहीं सॉरी 2 रूट 29. सो 1 माइनस लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 29. तो लैम्डा का वैल्यू 1 माइनस प्लस
2√29. अब माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, मतलब देयर आर टू प्लेन्स व्हिच आर एट अ डिस्टेंस 2 फ्रॉम द गिवन प्लेन. ऐसा कैसे होगा ही ना, ये एक प्लेन है, इससे 2 डिस्टेंस पे प्लेन रखना है, तो एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा. लाइन में भी ऐसा था, ये लाइन से अगर 2 डिस्टेंस पे रखना है तो एक इधर होगा एक इधर होगा. हाँ 3D हुआ तो पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा, बट 3D में लाइन की बात नहीं कर रहे, लाइन की बात कर रहे हैं 2D में, और प्लेन की बात कर रहे हैं 3D में. सो दैट इज वन एग्जाम्पल. न सपोज इफ आई से कि मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो कि परपेंडिकुलर है. सो बी इक्वेशन इज फाइंड प्लेन परपेंडिकुलर टू 2 3 4 x प्लस 2y माइनस कर लेते हैं -3z इक्वल टू 4. इसके परपेंडिकुलर प्लेन अगर चाहिए तो क्या कर सकते हैं. अब इसके परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे, तो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स. तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता. सो द प्लेन विल बी सिंपली ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d या cz प्लस d इक्वल टू 0. बट ये तो कोई भी प्लेन हो गया. अभी नहीं, ये कोई भी प्लेन है, बट अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब हुआ इनके dr का डॉट 0 होगा. प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, सो आई विल से a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0. दैट इज योर वन इक्वेशन. तो सिर्फ पैरेलल, सिर्फ परपेंडिकुलर बोलने से काम नहीं चलेगा. परपेंडिकुलर तो बहुत सारे प्लेन्स होते हैं. आपको कोई यूनिक प्लेन फाइंड करना है तो वी नीड मोर इंफॉर्मेशन. लेट्स से कि परपेंडिकुलर दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस. अगर इसके भी परपेंडिकुलर है तो यहां भी n1 डॉट n2 0 होगा. दैट गिव्स मी 2a प्लस 3b माइनस 4c इक्वल टू 0. अभी भी काम चलेगा नहीं अपना, बिकॉज वी नीड मोर इक्वेशन. सो फाइंड अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दीस टू प्लेन. कोई ये दो प्लेन्स हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर हाउ मेनी प्लेन्स आर पॉसिबल. इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो दिस वुड बी द प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज प्लेन्स. ये दो प्लेन्स हैं, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन अगर चाहिए तो ऐसा प्लेन होगा एंड दिस विल कीप ऑन मूविंग. सो व्हाट वी नीड इज वी नीड वन मोर इंफॉर्मेशन एंड पासिंग थ्रू से सिंपल कर लेते ओरिजिन. परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसके लिए थर्ड कंडीशन बनेगी. ओरिजिन से पास कराया तो मिला d इक्वल टू 0. Now we are going to solve them and find something. What do I get? d 0 हो गया, लेकिन d 0 हुआ, ये क्या है? How many condition? How many equation do we have? We have only 3 equation. And how many unknowns we have? We have 4 unknowns A, B, C, D. ये तो गड़बड़ हो गई. What are we going to do? How are we going to find the value of A, B, C, D with just 3 equation? Because you know 4 unknown है तो 4 equation चाहिए. Think of, pause करो वीडियो को, think of it. I am going to tell you. Actually प्लेन की इक्वेशन में 3 ही अननोन होते, चौथा अननोन होता नहीं है. देयर इज नो फोर्थ. सिर्फ ये देखने की बात है, जैसे लाइन में ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखते हैं, जबकि होता 2 ही अननोन है, तो वन अननोन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑल अदर्स. लाइक इन दिस केस इफ आई से कि भाई a से सबको डिवाइड कर दो तो b बाई ए, c बाई ए, d बाई ए, 3 अननोन्स. b से डिवाइड करोगे तो a बाई बी, c बाई बी, d बाई बी. तो अल्टीमेटली देयर आर ओनली 3. तो ये 4 दिख रहे हैं बट हैं 3. इसका मतलब यू विल बी एबल टू मैनेज. लेट्स सी हाउ. अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, पहले ए को एलिमिनेट करते हैं. इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया.
इसके डबल में से माइनस किया तो a कैंसिल हो गया, यहाँ बचा b माइनस 2c इक्वल टू 0. b कम्स आउट टू बी 2c. अब b का वैल्यू 2c हो गया. नाउ व्हाट, यहाँ फर्स्ट में पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 विल इंप्लाई a प्लस 2b मतलब 4c. दिस गिव्स मी a इक्वल्स टू माइनस c. काम खत्म. एंड फाइनली द प्लेन कम्स आउट टू बी एज आंसर. क्या मिलेगा? a मतलब माइनस c, b मतलब 2c, c मतलब c और d मतलब 0. दैट इज द प्लेन. c का वैल्यू तो है ही नहीं, c तो गायब कर दो. c उड़ गया. माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 0 इज योर आंसर. तो पैरेलल के लिए तो सिर्फ एक ही अननोन आएगा, कोई भी एक कंडीशन से काम चल जाएगा. बट परपेंडिकुलर के लिए यू कैनॉट से कि जैसे एक अननोन से काम चल जाएगा या एक कंडीशन से काम चल जाएगा. यहां क्या बोला? पैरेलल है तो एबीसी एक ही बार में मिल गए. तो एक कंडीशन था पैरेलल, कहां गया? गिवन नहीं है, बट डिस्टेंस 2 का मतलब दे आर पैरेलल. तो एक कंडीशन पैरेलल और एक डिस्टेंस 2 कंडीशन. पैरेलल से आपको ए बी सी मिल गया और डिस्टेंस से आपको डी मिल गया, काम खत्म. But in case of perpendicular, you need lot more conditions, and then only you will be able to find the answer. We will solve some more. Okay, so one more example. Let's say we have 1, 2, 3. Next, 2, 3 minus 1. Next, 0, 1, 2. Next, 0, 0, 0. ये स्टैंडर्ड 3 पॉइंट्स है और 4th पॉइंट मुझे लेना होता है तो आई यूजुअली प्रेफर ओरिजिन. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स. लेट्स से O, A, B, C. ये 4 पॉइंट से एक टेट्राहेड्रन बनेगा. टेट्राहेड्रन में यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन, उसके 3 फेसेस लेते हैं, OAB एंड OBC. एंगल बिटवीन OAB और OBC, ये 2 फेसेस होंगे. कोई भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे एक ट्राइंगल बनेगा. एंड एवरी ट्राइंगल इज अ फेस ऑफ टेट्राहेड्रन. तो वो दोनों फेसेस के बीच का एंगल यू हैव टू फाइंड. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. पॉज द वीडियो, ट्राई टू फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन्स. फाइंड करने के लिए वी जस्ट नीड नॉर्मल टू द प्लेन. अगर एक प्लेन के नॉर्मल का dr मिल गया या नॉर्मल वेक्टर मिल गया तो वी आर डन. सो नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू डिस्कस. OAB प्लेन की बात करते हैं. ये कोई पॉलीगन नहीं है, सिंपल एक प्लेन है, ऐसे बनाया मैंने. देयर आर 3 पॉइंट्स OAB. अब ये OAB जो प्लेन है उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? OAB प्लेन का इक्वेशन एक्चुअली वी डोंट नीड. What do we need? What do we need is just the normal vector. Now what to do? And the first point is always, 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 irrespective of the question, कि points are useless. तो what we do? We find 2 vectors. 3 points से है तो हमने 2 vectors बनाए. तो first vector is A, that is 1, 2, 3, and second vector is OB, that is 2, 3 minus 1. This is the advantage when I take origin as common point. तो काम अपना आसान हो जाता है. नहीं तो origin की जगह 1, 1, 1 होता तो subtract करना पड़ता. That is not an issue. अब ये प्लेन तो हमें चाहिए नहीं, बट इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें चाहिए. हाउ डू आई फाइंड द नॉर्मल वेक्टर? हाउ डू आई फाइंड द n1? सो दैट n1 इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, मतलब नॉर्मल टू OA एंड OB, एंड सो इट विल बी OA क्रॉस OB. It will be OA cross OB, which gives me, what is OA? OA is
1 2 3. OB is 2 3 minus 1. That gives me I के साथ -2 -9 -11, J के साथ 6 + 1 that is 7 और K के साथ -1. In the very same way जब OBC की बात करते हैं, so I will take, एक ही प्लेन में नहीं ले सकते, चलेगा. तो जब OBC की बात करेंगे तो that gives me N2 vector and N2 vector will be OB cross OC. I J K. पॉज करो और फाइंड करो. आई एम गोइंग टू डू दिस. OB will be 2 3 -1 and OC will be 0 1 2. कैलकुलेट करेंगे तो 6 + 1 7, J के साथ आएगा -4 और K के साथ आएगा 2. आपको N1 मिल गया, N2 मिल गया, एंड सो द एंगल विल बी गिवन बाय, चलो यहीं लिखते हैं, cos theta equals to what? N1 dot N2 -77 -28 -2 upon under root 128 plus 49 plus 1, 49 plus 16 plus 4. That is the value of cos theta. और ज़रा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा सा कुछ आ नहीं रहे, तो लेट्स लीव इट हियर. So this is how we are going to find angle between two planes. उनके पैरेलल का कंडीशन, अगर पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का कंडीशन, एज सच सिर्फ A डॉट B 0 होता है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. So that's about the angle between the planes. Next what we are going to do is angular bisector. So in the next part we are going to do angular bisector of two lines. आपने पढ़ा है. Now we are going for angular bisector of two planes. So thank you.